नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अपना केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है जिसमें हमने अब तक 4 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। 4 सेशन में हमने अब तक 80 अच्छे क्वेश्चन देखे हैं और उन क्वेश्चन से रिलेटेड भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखे थे। आज मैं आपके लिए 20 और अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं जिससे केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा बनेगा। चलो देखो, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज का जो अपना पार्ट 5 है वो अपने देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों ने की थी। देखो, कल वाले सेशन में भी मैंने ये क्वेश्चन डाला था क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना। मैंने आपको कहा था परमाणु है, परमाणु में जो होते हैं वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। तो अपने से पूछा किसमें है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो जे थॉमसन ने। गैलीलियो की बात कर लेते हैं। तो गैलीलियो ने दूरदर्शी का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? दूरदर्शी, जिसे अपने बोलते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। और दूरदर्शी का आविष्कार कब हो गया था? 16वीं शताब्दी में हो गया था। 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में गैलीलियो ने दूरदर्शी का आविष्कार किया था। ठीक है, आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन की एक इक्वेशन बड़ी फेमस है, E बराबर mc², है ना, E बराबर mc²। तो यहां पर अपने को ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? जे थॉमसन ने। ठीक है, चले आगे। चलो, परमाणु नाभिक किसने खोजा था? देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपको काफी बातें बता देता हूं। ये बातें मैंने बार बार आपको बताई भी है, फिर देखते हैं। एक परमाणु होता है, परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक के चारों तरफ ऊर्जा कक्षाएं होती हैं, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, राइट। अच्छा, परमाणु के नाभिक की बात करें, परमाणु के नाभिक की बात करें तो इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1911 में, है ना। परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। कब की थी? 1911 में। अच्छा, पूछ लेते हैं परमाणु की नाभिक की खोज में जो प्रयोग काम में लिया था, किस प्रयोग के द्वारा ये खोज हुई थी? तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था ये। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। यानी एक सोने की पतली पन्नी ली जिस पर उन्होंने अल्फा कणों की क्या है? बौछार की। 12,000 में से एक कण वापस उसी पथ पर लौट के आ रहा था। तो वहां से उसको पता चला कि हाँ, कोई भी परमाणु होता है उसके बीच में एक ऐसा भाग होता है, एक ऐसा धनावेशित भाग होता है जो क्या करता है? चीजों को प्रतिकर्षित करता है। तो वो कौन सा हो गया? नाभिक। ठीक है ना। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, स्वर्ण पत्री प्रयोग भी इसको कहा जाता है, स्वर्ण पत्री प्रयोग भी कहा जाता है। गोल्ड, है ना, फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं इसको, है ना। रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन, अल्फा कणों की बौछार की थी सन 1911 में। सोने की एक पन्नी ली थी, इसलिए इसे स्वर्ण पत्री प्रयोग भी कह देते हैं। सिंपल सी बात समझ में आई। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी, है ना। एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो वो किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने दिया था। चलो आगे चलते हैं। अल्फा कण है। अल्फा कण क्या होते हैं दोस्तों? अल्फा पार्टिकल जो होते हैं, अल्फा कण होते हैं, वो धनावेशित हीलियम के नाभिक होते हैं, है ना। धनावेशित हीलियम के नाभिक हैं।
धनावेशित, है ना, हीलियम के क्या हैं, नाभिक हैं। तो यहां पे आंसर क्या देना होगा अपने को, अ। विद्युत चुंबकीय किरण नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या है, धनावेशित हीलियम के नाभिक क्या है, अल्फा कण है। आगे चलते हैं, ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, क्या कहलाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, क्या कहलाते हैं। जैसे जैसे मैं दो तत्व ले लेता हूं, 7n14 और 6c14। ये आपके सामने दो एलिमेंट है ना, इनमें देखो द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है। परमाणु क्रमांक हमें प्रोटॉन के बारे में बताता है। अगर परमाणु उदासीन है तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या तो क्या है, भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है। ऐसो को हम बोलते हैं समभारिक। क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं, समभारिक, जिसे अपने बोल देते हैं आइसोबार। एक आइसोटोप भी होता है दोस्तों, जिसे अपने समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो यहां पर क्या आंसर हो गया, यहां पर आंसर हो गया समभारिक आइसोबार। द आंसर क्या हो गया, आइसोबार समभारिक। तो द आंसर आपको समझ में आया यहां तक कहानी। चलो समस्थानिक पता चल गया। समस्थानिक में क्या होगा, परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, यानी नीचे वाले समान ऊपर वाले भिन्न, तो वो समस्थानिक। सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। और समावयवी क्या होते हैं, जिनके रासायनिक सूत्र तो समान हो लेकिन संरचना भिन्न हो, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। चलो केनाल रे की खोज किसने की थी, तो देखो केनाल रे की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। 1886 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने धनावेशित किरणों की खोज की। धनावेशित किरणों की खोज की, उन धनावेशित किरणों को उन्होंने केनाल रे कहा, है ना, और इन्हीं को बाद में प्रोटॉन कहा गया, है ना। तो आंसर क्या है, ई गोल्डस्टीन, है ना। गोल्डस्टीन ने केनाल रे की खोज की थी। केनाल रे एक्सपेरिमेंट से ही प्रोटॉन की खोज हुई है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, प्रोटॉन की खोज का श्रेय कौन से एक्सपेरिमेंट को दिया जाता है, केनाल रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलो छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वो होता है परमाणु। देखो किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, वो होता है परमाणु। लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, वो होता है अणु। जैसे हाइड्रोजन है, ये तो हो गया आपके सामने क्या, अणु। जैसे मैं आपको एक जल का अणु देता हूं, ये तो क्या है, अणु। ये स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है लेकिन जब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा ना, तो ये क्या करेगा, अपने परमाणुओं में टूट जाएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी परमाणु की एक खासियत होती है कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, है ना, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। लेकिन अणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। अणु मतलब मॉलिक्यूल और परमाणु मतलब हो गया एटम। ये तो हो गया एटम। तो यहां पर क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो क्या हो गया, परमाणु हो गया। समझ में आई बात। चलो निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन में कभी भी कोई नया उत्पाद नहीं बनता है और भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, यानी पहला वाला अपने उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तो कागज का जलना, कागज जल गया है, अपने को नया उत्पाद मिल गया, राख, है ना, या जला हुआ जो पदार्थ है कार्बनिक, वो अपने को मिल गया। क्या आप उस जले हुए पदार्थ से वापस कागज प्राप्त कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, तो ये तो अपना आंसर हुआ नहीं, ठीक है, ये अपना आंसर नहीं हुआ है। जंग लगना, लोहे पे जंग लग जाती है, क्या पहले वाला जैसा लोहा प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। तो ये भी कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अपने को भौतिक परिवर्तन का देखना है। चांदी का काला होना, चांदी पर काली परत जम जाती है ना। अच्छा, लोहे पे जंग लग जाती है, जंग का सूत्र क्या होता है, पहले ये बताओ, जंग का सूत्र क्या होता है, जंग का सूत्र क्या होता है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो जंग का सूत्र होता है Fe2O3.XH2O।
इसे अपने बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये अपने जंग का सूत्र है, ठीक है। चांदी का काला होना, चांदी का काला होना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। चांदी जब काली होती है तो उस पर कौन सा उत्पाद जमता है, Ag2S, Ag2S, जिसे अपने बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, है ना, सिल्वर सल्फाइड। चांदी का काला होना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। पानी का उबलना, ये भौतिक परिवर्तन है। पानी उबल रहा तो रहा तो पानी, वाष्प बन गई तो वो भी पानी था, उस वाष्प को वापस आप जल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो द आंसर क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का अगर आप LDC जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दे रहे हो ना दोस्तों, राजस्थान गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो ना, तो फेवरेट डोमेन होता है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। चलो, ऑक्सीकरण है। देखो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या होती है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है, और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है, ऑक्सीकरण है। धातुओं की एक खासियत होती है, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती है, यानी धातुएं होती है वो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है, ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण में किसकी क्षति होती है, इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है ना। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या होता है, अपचयन होता है। अधातुओं की खासियत होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाती है, जबकि धातुओं की खासियत होती है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ऋणायन बनाती है, ठीक है। जैसे आयरन है, आयरन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगी तो Fe+1, फिर एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगी तो Fe+2, ऐसे चलता रहता है। लेकिन अगर अधातु की बात करें, क्लोरीन की बात करें, तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी और क्या बनाएगी, ऋणायन बनाएगी, है ना। अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है ना। और इलेक्ट्रॉन का निकलना या त्याग करना ही क्या है, ऑक्सीडेशन है। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या है, अपचयन है, रिडक्शन है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, ऑक्सीकरण है इलेक्ट्रॉनों की क्षति। चलो, 9 नंबर पे कार्बन का परत संरचना वाला अपर रूप है कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक जिसे आप काजल कहते हो, है ना, अपनी आंखों में जो काजल होता है ना, काजल, है ना, ये भी क्या है, कार्बन ब्लैक का उदाहरण है। हीरा, हीरे की जो संरचना होती है वो होती है चतुष्फलकीय, 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 जिसे अपने टेट्राहेड्रल कहते हैं, टेट्राहेड्रल। हीरे की जो संरचना है वो कैसी है, चतुष्फलकीय। फुलरीन, फुलरीन की जो संरचना होती है वो होती है फुटबॉल जैसी, है ना, कैसी होती है, फुटबॉल जैसी, है ना, फुटबॉल जैसी संरचना होती है। फुटबॉल जैसी संरचना होती है किसकी, फुलरीन की। और ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट की जो संरचना है, ग्रेफाइट की जो संरचना है वो होती है परतदार, षटकोणीय, इसकी संरचना होती है षटकोणीय, षटकोणीय लिख लो, परतदार षटकोणीय हो गई, जिसे अपने हेक्सागोनल बोलते हैं, हेक्सागोनल, है ना। संरचना बताऊं किस टाइप की होती है, इसकी जो संरचना होती है वो ऐसे देखने को मिलती है, देखो दोस्तों, यूं, है ना, यूं, 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 इस टाइप की। ये किसकी संरचना है, ये संरचना है ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट की, ठीक है। तो ग्रेफाइट अपना सबसे सही आंसर है। कार्बन का परत संरचना वाला अपर रूप कौन सा है, ग्रेफाइट। चलो चले, चलो, फुलरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपर रूप है, इसके हैं, है ना, 100 कार्बन परमाणु, 80 कार्बन परमाणु, 60 कार्बन परमाणु या 40 कार्बन परमाणु। अब ये क्रिस्टीय नहीं, क्रिस्टलीय है ना, इसको सही कर लेना, ये है क्रिस्टलीय,
क्रिस्टलाइन जिसे अपने बोलते हैं। तो यहां पर आपको आंसर करना है 60 कार्बन परमाणु। बकमिस्टर फुलरीन के द्वारा फुलरीन खोजी गई थी, जो कि कार्बन का एक अपर रूप है। एलईडी, टच स्क्रीन, मोबाइल में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है, इसलिए इसे बक्की बॉल के नाम से भी जानते हैं। बक्की बॉल इसलिए कहते हैं, बकमिस्टर फुलरीन ने खोजी, और फुटबॉल जैसी संरचना इसलिए इसे बक्की बॉल कह देते हैं। इसके अंदर 60, 80, 100 बहुत सारे परमाणु होते हैं, लेकिन फुलरीन की जो सबसे देखो फुलरीन होती है ना, वो एक जटिल संरचना है ऐसे फुटबॉल जैसी, जिसमें कार्बन है वो 60 भी हो सकते हैं, कार्बन है वो 80 भी हो सकते हैं, कार्बन 100 भी हो सकते हैं। लेकिन फुलरीन की जो सबसे स्थायी संरचना होती है, सबसे स्टेबल जो स्ट्रक्चर है ना, वो कौन सी है? C60 है। कौन सी है? C60 है। तो यहां पर 60 कार्बन जो है, 60 कार्बन है ना, वो सबसे सही आंसर है। ये भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, परंतु 60 कार्बन मैंने क्यों लगाया? क्योंकि 60 कार्बन वाली फुलरीन होती है वो सबसे अधिक स्थायी होती है, स्टेबल होती है। समझ में आई कहानी? चलो आगे चलते हैं। C5H10 हाइड्रोकार्बन है। अब ये है क्या बताओ? मैंने एक बार आपको देखो पहले या दूसरे सेशन में मैंने आपको बताया था, हाइड्रोकार्बन की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, अचक्रीय और चक्रीय। एक होता है अचक्रीय और एक होता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन, है ना। अचक्रीय जिसे एलिफेटिक भी बोलते हैं। यहां पर अचक्रीय को अपने ने 3 भागों में बांटा। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। ठीक है, CN H2N+2, CN H2N, CN H2N-2, ये इनके फॉर्मूले होते हैं। N क्या होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। तो कार्बन अगर मैं 5 रखूं, देखो यहां पर मैं कार्बन 5 रखूं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 5 दूनी 10, 2 12। तो ये तो होगा नहीं एल्केन। तो यहां कार्बन 5 रखूं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, है ना। 5 दूनी 10। यहां कार्बन में 5 रखूं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए 8। तो ये हुआ। 5 को अपने बोलते हैं पेंट, और एल्कीन में पेंट के पीछे इन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पेंटीन हो जाएगा। 5 को अपने क्या कहते हैं साइंस में? पेंट। और ये एल्कीन है तो इस पेंट के पीछे मैंने क्या लगा दिया? इन। तो ये क्या हो गया? पेंटीन। ठीक है, तो ब इसका सबसे सही आंसर है। चलो आगे चलते हैं। किस कार्बनिक यौगिक को सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है? एलिफेटिक मतलब जो अचक्रीय कार्बन है ना। एलिफेटिक ये हो गए। अचक्रीय को हम एलिफेटिक भी बोलते हैं दोस्तों, एलिफेटिक। चक्रीय में एरोमेटिक आ जाते हैं। चलें आगे। तो किस कार्बनिक यौगिकों को सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है? तो उस समय आंसर देना होता है मीथेन, CH4। इसको सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। किसको? मीथेन को। मीथेन को हम मार्स गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस के नाम से जानते हैं? मार्स गैस, है ना। दलदली क्षेत्रों से निकलने वाली गैस कौन सी है? दलदली क्षेत्र से निकलने वाली गैस कौन सी है? मीथेन। धान की खेती से निकलने वाली गैस कौन सी है? मीथेन। कोयले की खानों में विस्फोट का कारण किस गैस का कारण होता है? मीथेन। जुगाली करने वाले पशु होते हैं, उनमें किस गैस का निर्माण होता है? मीथेन। मंगल ग्रह पर कौन सी सर्वाधिक गैस पाई जाती है? मीथेन। मंगल को इंग्लिश में मार्स बोलते हैं, इसलिए इसे मार्स गैस भी कह देते हैं। तो ये कुछ मीथेन से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो उस समय भी अपने को आंसर क्या देना होता है? मीथेन। तो इसे मीथेन के क्वेश्चन आपको याद रह जाएंगे दोस्तों। एथेन, बेंजीन, है ना, एथिलीन ये नहीं है। अच्छा, एथिलीन होती है, उसे फलों को पकाने वाली गैस भी बोलते हैं। फलों को पकाने वाली गैस भी कहा जाता है। किसको? एथिलीन को। तो ये चीजें आई थिंक आपके दिमाग में बैठी होगी। आगे चले। चलो। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक है। देखो CNG होती है ना दोस्तों, वो
मीथेन और एथेन से मिलकर बनी हुई होती है, मेथेन और एथेन से मिलकर बनी हुई होती है, यानी CH4 और C2H6, है ना। देखो इससे निकाल सकते हैं ना आपने CnH2n+2, तो 2 कार्बन रखा तो कितने आगे 6। एथेन का फॉर्मूला क्या हो गया C2H6। 85% तक इसमें 85% तक मीथेन होती है और 15% तक क्या होता है एथेन होता है। तो जो सबसे सीएनजी गैस की खासियत होती है कि वो हल्की होती है ना, हल्की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा। मीथेन जो है वो संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक है, इथाइल मरकॉप्टेन नहीं है। अच्छा, इथाइल मरकॉप्टेन की एक कहानी है क्या। एलपीजी गैस सुन रखा है जो रसोई घरों में हम यूज करते हैं। रसोई घरों में जो एलपीजी गैस होती है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का घटक होता है, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। लेकिन शुद्ध एलपीजी गैस होगी ना, उसकी खुशबू नहीं आएगी। मान लो गैस की टंकी से अगर एलपीजी गैस लीक हो रही है ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा एलपीजी गैस लीक हो रही है क्या। तो पहचानने के लिए हम उसके अंदर क्या मिला देते हैं, हम उसके अंदर इथाइल मरकैप्टेन या मिथाइल मरकैप्टेन मिला देते हैं, इथाइल या मिथाइल मरकैप्टेन मिला देते हैं। तो इथाइल मरकैप्टेन होता है वो एलपीजी में गंध का कारण बनती है, स्मेल का कारण बनती है। तो यहाँ पर इथाइल का ये हो गया। टेट्रा इथाइल लेड और प्रोपेन, तो ये 2 बातें आप याद रखना, ठीक है। आंसर क्या होगा यहाँ पे मीथेन। सीएनजी का मुख्य घटक है मीथेन। बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है, क्या होता है टेफ्लॉन। टेट्रा फ्लोरोएथीन एक ताप सुन्नमे बहुलक है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, सॉरी एक थर्मोप्लास्टिक है। ताप सुन्नमे बहुलक कौन सा होता है टेफ्लॉन। ताप सुन्नमे बहुलक का मतलब क्या हो गया, जिनको आप गर्म करोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे और वापस आप ठंडा करोगे तो वो मजबूत हो जाएंगे, है ना। टेफ्लॉन एक ताप सुन्नमे थर्मोप्लास्टिक है जिसका उपयोग बर्तनों पर ऐसी परत बनाने में किया जाता है कि उससे खाना चिपके नहीं। तो नॉन स्टिक सतह या नॉन स्टिक लेयर बनाने में किसका यूज किया जाता है टेफ्लॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में हजारों बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चाहे एकेडमिक देख लो, चाहे आप नॉन एकेडमिक यानी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई सा भी कंपटीशन देख लो आप, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पेंसिल का लेड बना होता है। एक क्वेश्चन बनता है कि अपनी जो पेंसिल होती है उस पर लेड पेंसिल लिखा होता है, जबकि उसमें लेड की परसेंटेज तो होती नहीं है। लेड जिसका सिंबल होता है पीबी, है ना, इसकी अगर प्रतिशतता देखें पेंसिल में तो वो कितनी है 0, है ना। तो पेंसिल जब हम लिखते हैं तो उसमें यूज किसका होता है, तो उसमें यूज होता है ग्रेफाइट का। पेंसिल में किसका यूज किया जाता है, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है दोस्तों, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। तो पेंसिल का लेड बना होता है किसका, ग्रेफाइट का। काजल का नहीं होता है, HGO का नहीं होता है, PBO का नहीं होता है। आंसर क्या होगा ग्रेफाइट। चलो, जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन स्टेट गवर्नमेंट में कई बार पूछा गया है। जिस प्लास्टिक पॉलीमर में कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं वो प्लास्टिक पॉलीमर कौन सा है, तो आपको याद रखना है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन है वो एक ऐसा पॉलीमर है जिससे कंघे, खिलौने, कटोरे आदि क्या है बनाए जाते हैं, याद रह जाएगा। आगे क्वेश्चन देखें, चलो। बेकेलाइट, फिनोल व अन्य किसका सह बहुलक है। बेकेलाइट एक ताप दृढ़ बहुलक होता है दोस्तों, यानी एक ऐसा बहुलक, एक बेकेलाइट है क्या पहले तो ये बताओ। बेकेलाइट एक प्लास्टिक है और एक ऐसा प्लास्टिक है जिसको अगर आपने एक बार यूज कर लिया ना तो बार बार यूज नहीं कर सकते। ये गर्म होगा ना, पिघल गया नहीं तो पूरा खराब हो गया, इसको फेंकना पड़ेगा। जैसे कुकर का हैंडल होता है वो बेकेलाइट का बना होता है, प्रेस का हैंडल होता है बेकेलाइट का बना होता है, स्विच बोर्ड है उसमें जो स्विच हैं, खटके हैं ना बिजली के, वो बेकेलाइट के बने होते हैं। वो अगर जल जाते हैं ना तो फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते, उस प्लास्टिक को आपको फेंकना ही पड़ेगा। ऐसे प्लास्टिक को अपने बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।
ऐसे प्लास्टिक को बोला जाता है, जिसे ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये किससे मिलकर बना होता है, इसकी रिएक्शन भी दोस्तों याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। जब हम फिनोल की क्रिया फॉर्म एल्डिहाइड से करवाते हैं, HCHO क्या है, फॉर्म एल्डिहाइड है, किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें बेकेलाइट प्राप्त होता है। जब हम, ये फॉर्मूला फिनोल का होता है, किसका है, फिनोल का, फिनोल की क्रिया फॉर्मएल्डिहाइड से करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो हमें बेकेलाइट प्राप्त होता है, जिसका उपयोग खिलौने बनाने में, टीवी रेडियो का बॉक्स बनाने में, कुकर का हैंडल बनाने में, स्विच बनाने में, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में किया जाता है। तो फिनोल के साथ में एक और क्या हो जाएगा, फॉर्मएल्डिहाइड। ये क्या है, ये है फिनोल, ये क्या है, फिनोल, और ये किसका फॉर्मूला है, फॉर्मएल्डिहाइड का, फॉर्मएल्डिहाइड का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये तो बताइए आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो, चले, यहां तक कहानी समझ में आई, वेरी गुड। चलो, साधारण लवण का रासायनिक नाम है, साधारण लवण यानी जिसे आप नमक बोलते हो, वो है सोडियम क्लोराइड। ये तो आपको शुरू से ही पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NaCl। सोडियम नाइट्रेट है ना, फॉर्मूला क्या होता है, NaNO3। सोडियम नाइट्रेट को हम चिली साल्टपीटर के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि चिली साल्टपीटर किसे कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट को बोलते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। इसको हम नौसादर के नाम से भी जानते हैं। और अमोनियम क्लोराइड उदरूपातन शो करता है, सब्लिमेशन शो करता है, यानी अमोनियम क्लोराइड को आप गर्म करोगे ना तो ये सीधा गैस में बदल जाएगा। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा ठोस है जिसको आप गर्म करोगे तो सीधा किस में बदल जाएगा, गैस में, लिक्विड नहीं बनते हैं। तो वो पदार्थ, वो ठोस जिनको गर्म करने पर सीधा गैस में बदल जाते हैं, है ना, तो सीधा ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया उदरूपातन कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है। तो अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन शो करता है। वरना क्या होता है, आप किसी ठोस को गर्म करोगे तो वो पहले द्रव में बदलेगा फिर गैस में बदलेगा, जबकि ये ऐसे ठोस होते हैं जो सीधे गैस में बदल जाए। तो ठोसों का सीधा गैस में बदलना क्या है, उदरूपातन है, सब्लिमेशन है। तो अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन की शो करता है। एक हो गया कैल्शियम क्लोराइड, है ना, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो कैल्शियम क्लोराइड भी है। तो यहाँ तक इतनी बातें आपको याद रह जाएगी। NaNO3 को चिली साल्टपीटर बोलते हैं और NH4 नौसादर को अपने क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड को नौसादर भी कहते हैं। चलो, जल गैस मिश्रण है, क्वेश्चन क्या है, जल गैस मिश्रण है। तो यहां पर दोस्तों आप 3 गैसें याद रखना। कितनी गैसें याद रखोगे, 3 गैसें। एक तो याद रखोगे आप कोल गैस, है ना, एक याद रखोगे वाटर गैस, वाटर गैस जिसे अपने बोलते हैं जल गैस, और एक याद रखोगे आप प्रोड्यूसर गैस, उत्पादक गैस। ठीक है, कोल गैस की बात करें, कोल गैस की बात करें तो कोल गैस क्या होता है, बताओ, कोल गैस क्या होता है। कोल गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आपके हाइड्रोजन प्लस मीथेन, ये होती है आपके कोल गैस। ठीक है, अब यहां पर बात आती है जल गैस। तो जल गैस होती है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, ये क्या है, जल गैस।
जबकि उत्पादक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2। ये क्या है? उत्पादक गैस है। समझ में आई बात? नोट करो पहले इसे। तीन गैसें याद रह जाएगी, कोल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण कोल गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या है? वाटर गैस है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन है उसे उत्पादक गैस, प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। तो अपने यहाँ से जल गैस पूछा गया है, वाटर गैस के बारे में पूछा गया है, तो वाटर गैस का एग्जाम्पल कौन सा हो गया? ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड व H2। और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, उत्पादक गैस निम्न का मिश्रण है। उत्पादक जिसे अपने कहते हैं प्रोड्यूसर, है ना, प्रोड्यूसर गैस है वो किसका मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है। ठीक है, तो उत्पादक गैस प्रोड्यूसर गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का क्या है? मिक्सचर है। यहां तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आई? ये अपने अच्छे से आज के 20 क्वेश्चन थे। 5 सेट अपने ने कंप्लीट कर लिए हैं, 5 अच्छे सेट और देखेंगे, फिर बायो और फिजिक्स का भी अपने सेशन लेके आएंगे। जुड़े रहो, पैसेंस रखो, सीखते जाओ, कोई डाउट है तो पूछते जाओ। पैसेंस रखोगे तो एक दिन आपको जरूर सफलता हाथ लगेगी, और वो जो सफलता होगी ना दोस्तों, वो स्थायी सफलता होगी, और उस सफलता में मजा बहुत आएगा आपको। देखो, वो सफलता नहीं है जिसमें संघर्ष नहीं होता है दोस्तों। संघर्ष होता है ना, फिर सफल होने का आनंद ही अलग आता है ना। जैसे मेहनत की कमाई होती है ना, उसका मजा ही अलग होता है ना, वैसे मेहनत करके अगर आप सफल होगे ना तो उसका मजा ही अलग होगा। इसलिए मेहनत करते जाओ, धैर्य रखते जाओ। ये जो दौर है ना, ये दोस्तों सीखने का भी दौर है आपको। इस दौर में आप अच्छे बुरे इंसान पहचानना सीखोगे, अच्छे बुरे वक्त को कैसे संभाल सकते हैं वो सीखोगे। यही दौर आपकी लाइफ को आगे सेट करेगी। जब भी कभी आपके सामने बुरी सिचुएशन आएगी ना, उसको आप हैंडल करना, फेस करना सीखोगे इसी दौर में आप पैसेंस रख के। तो पैसेंस रखिए, ये दौर आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।